तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। 15 साल पहले देश की राजधानी दिल्ली में एक निर्भया कांड हुआ था। 6 दरिंदों ने एक साथ निर्भया के साथ जो कुछ किया ये आप सब जानते हैं। उन 6 लोगों में एक नाबालिग था और जब ये क्राइम हुआ, जब निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ, तब उसकी उम्र 17 साल 8 महीने थी। सिर्फ 4 महीने से वो बच गया फांसी के फंदे पर झूलने से, क्योंकि 2020 में निर्भया के 4 गुनहगार उन्हें फांसी दी गई। लेकिन चूंकि वो माइनर था, एक जुवेनाइल था और सिर्फ 4 महीने दूर था वो 18 साल की उम्र को पार पाने में, और इसी का उसे फ़ायदा हुआ। आज भी वो नाबालिग गुनहगार निर्भया का इसी देश में है और देश के एक कोने में अपनी ज़िंदगी बिता रहा है। 15 और 8 करीब 33 साल उसकी अब उम्र हो चुकी होगी। हाल में पुणे में जो कुछ हुआ, उसने इस सवाल को एक बार फिर से सुलगा दिया कि जुवेनाइल नाबालिग जिस तरीके से क्राइम करते हैं, क्या उन्हें उसकी सज़ा वैसी नहीं मिलनी चाहिए जैसे बालिगों को मिलती है। 15 साल पहले निर्भया कांड के बाद इस देश में इसको लेकर बहुत बहस चली थी कि जुवेनाइल की उम्र क्या हो, क्योंकि अपने देश में 18 साल से कम उम्र में अगर कोई लड़का कोई क्राइम करता है तो फिर बड़ों की तरह उसके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, बड़ों की तरह उसे जेल में नहीं डाला जा सकता, बल्कि उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा और मैक्सिमम 3 साल तक वो वहाँ रह सकता है। निर्भया का वो हैवान भी सिर्फ 3 साल रहा। 3 साल के बाद उसको किसी और कोने में ले जाकर बसा दिया गया। इत्तेफाक से पुणे में जो कुछ हुआ पिछले महीने 18-19 की दरमियानी रात को, उसमें भी जिस नाबालिग के हाथों उसकी 2.5 करोड़ की महंगी आलीशान पोर्शे कार से 2 नौजवानों की ज़िंदगी ख़त्म हो गई। जब ये हादसा हुआ, जब ये एक्सीडेंट उसने शराब के नशे में किया, तब उस नाबालिग की उम्र भी 17 साल 8 महीने थी। यानी सिर्फ 4 महीने से वो भी उसी तरीके से बच गया जैसे निर्भया का गुनहगार बचा था। अपने देश में ऐसे बहुत सारे केस हुए, ख़ासतौर पर रोड एक्सीडेंट के मामले में, जिसमें पता नहीं किस किस तरीके से कानून का तमाशा बनाया गया। BMW नंदा केस याद कीजिए, उसमें BMW को ट्रक तक बना दिया गया था, ड्राइवर बदल दिए गए थे। कई ऐसी चीज़ें आप जो उससे पहले जेसिका मर्डर केस हुआ था, उसमें ले लें, जिस पिस्टल से गोली चली, फॉरेंसिक लेबोरेटरी में उस पिस्टल को जब जांच के लिए भेजा गया तो वहाँ से रिपोर्ट आई और पिस्टल ही बदल दी गई, खोखे बदल दिए गए। बाद में पता चला कि नहीं, असली तो वही था। और अब वही पोर्शे कार के साथ हुआ। क्या क्या खेल नहीं हुआ इस केस में। चूंकि 600 करोड़ रुपए के एम्पायर का एक शहजादा, एक लड़का जो भी बालक भी नहीं हुआ है, बाप उसे 2.5 करोड़ की बेशकीमती कार देता है, अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहता है जाओ 5 स्टार होटल के बार में अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पियो और फिर उस महंगी गाड़ी को सड़क पर दौड़ाते फिरो। और जब हादसा होता है तो पहले उस बच्चे को किनारे कर किसी और को बलि का बकरा बनाने की कोशिश होती है। क्योंकि उसने शराब पी थी, मेडिकल जांच होगी, खून के नमूने तक बदल दिए जाते हैं। और कमाल ये कि चलिए नाबालिग, लेकिन पूरा घर गुनहगार बन जाता है। बाप अपने बच्चों को बचाने के लिए, अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कुछ पुलिस से लेके, नेता से लेके अदालत तक जुगाड़ करता है। माँ अपने खून को बचाने के लिए अपना खून उसकी उस शराबी खून से बदल देती है। दादा उस ड्राइवर के ऊपर जुल्म ढाता है, उसे किडनैप करने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लो। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने इस लड़के को पेश किया जाता है, जिसकी कार के पहियों तले 2 लोगों की जान गई, वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड किसी क्लासरूम की तरह कहती है कि अच्छा एक काम करो, तुम रोड एक्सीडेंट, रोड सेफ्टी पर 300 वर्ड का एक एसे लिखो और फिर जाकर यातायात नियम को सीखो, 15-15 दिन के बाद रिपोर्ट दो और घर जाओ। इस फैसले के बाद अचानक सरकार को गुस्सा आता है। सरकार कहती है ये क्या है, बिना पुलिस में कोई मामला दर्ज किए हुए अब सरकार जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर दबाव डालती है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के अफसरों को लगता है ये क्या हो गया, फ़ौरन वो अपना फैसला बदलते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं, इसको अरेस्ट करो और इसको भेजो बाल सुधार गृह।
पुलिस जब पहली बार एक्सीडेंट के बारे में खबर मिलती है तो मौके पर पहुंचने के बाद 100 नंबर पर कॉल होना चाहिए। 100 नंबर पर कॉल नहीं होता, बल्कि उस थाने को सीधे खबर दी जाती है, क्योंकि उस थाने का रिश्ता सीधे उस लड़के के अमीर बाप से था। और वो पुलिस आती है, उस लड़के को अपने साथ थाने ले जाती है, वहाँ उसको पिज़्ज़ा खिलाती है, उसके दोस्तों को पिज़्ज़ा खिलाती है, और फिर सुबह सब कुछ साफ हो जाता है। खून के सैंपल तक बदल दिए जाते हैं। सरकार के दबाव में आकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड अब उस बच्चे को तो भेज देती है। उसके बाद अब उस बच्चे का परिवार हाई कोर्ट पहुंचता है, बॉम्बे हाई कोर्ट, और बॉम्बे हाई कोर्ट 25 जून को अपना एक फैसला सुनाती है, कमाल का फैसला, कि इस हादसे के बाद बच्चा भी सदमे में है, और चूंकि वो नाबालिग है तो एक तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने अपना फैसला क्यों किया, क्यों बदला? पुलिस ने जबकि कंप्लेंट नहीं की या किसी ने लिखा ही नहीं, तो फिर अपनी मर्जी से क्यों किया? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के 2 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया, इंक्वायरी बिठा दी गई, और अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस नाबालिग को, जिसकी 2.5 करोड़ की पोर्शे कार के नीचे 2 जवान सपनों की मौत हो गई, उनमें से एक अमेरिका जाना चाहता था नौकरी करने के लिए, और एक वो लड़की 25 से 30 साल की उम्र और 17 साल 8 महीने के एक लड़के ने वक्त से पहले इन दोनों की ज़िंदगी ख़त्म कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट 25 जून को उस नाबालिग को ये कहते हुए कि इस हादसे के बाद उसे भी सदमा पहुंचा है, और हमारा कानून इस तरीके से नहीं है कि उसको जेल में और डाला जाए, इसीलिए उसको रिहा कर दो, और वो रिहा हो गया। निर्भया केस के बाद ये बार बार बात कही गई थी कि जब भी इस तरीके का कोई क्राइम होगा तो उस क्राइम के बाद ये देखा जाएगा कि क्राइम करने वाला अगर माइनर है तो भी क्या उसने जो क्राइम किया उसके पीछे उसकी कोई दिमागी खुराफात या फिर साजिश, बचने की प्लानिंग, अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इसका मतलब है कि वो एक बड़े की तरह सोच रहा है। और इस केस में वो सारी चीज़ें फिट बैठती थी, लेकिन सिर्फ 4 महीने, क्योंकि 17 साल 8 महीने का था, 4 महीने बाद वो 18 का हो जाता और फिर जेल में होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इस 4 महीने ने उसे आराम से बचा लिया, और जिस कानून को लेकर निर्भया के बाद 15 साल से बहस हो रही है उसमें कुछ नहीं हुआ। ये पूरी कहानी और कैसी ये साजिश रची गई, परत दर परत आपके सामने रखूं उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। हमारे देश में जो जुवेनाइल क्राइम है, जुवेनाइल क्राइम अक्सर जो माना जाता है 14 से लेकर 18 साल की उम्र के बीच, 18 के बाद फिर वो बालिग माना जाएगा, उसी हिसाब से कानून उसके साथ सुलूक करेगी। 14 से 18 साल की उम्र में हमारे देश में हर साल औसतन जो क्राइम होता है जुवेनाइल यानी बच्चों के ज़रिए, उसकी तादाद करीब 35,000 से ऊपर है, 35,000 से भी ऊपर, और इनमें ज़्यादातर हीनियस क्राइम है, मर्डर है, रेप है, डकैती है। और इन 30-35,000 सालाना केस में से जो बच्चों के ज़रिए होते हैं, जो नाबालिग हैं, 18 से कम के हैं, उनमें मेजॉरिटी 65% जो क्राइम है वो 16 से 18 साल की उम्र के दरमियान के बच्चे करते हैं। इसके बाद करीब 33% वो हैं जो 12 से 16 साल के दरमियान के बच्चे करते हैं। 10 साल से कम की उम्र के करीब 5% बच्चे, और कानून आप सबके सामने है। तो ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, NCRB, उसका डेटा है जुवेनाइल को लेकर। हालांकि पूरी दुनिया में ऐसा नहीं कि हम अलग हैं, इंडिया के अलावा चाहे आप अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, चाइना की बात करें, हर जगह जुवेनाइल की जो एज रखी गई है वो 18 ही है, 18 के ऊपर नहीं है ना 18 से कम है, और उसकी बहुत सारी वजहें हैं। लेकिन इस बारे में अब सोचने की ज़रूरत है कि अगर 16 से 18 साल के दरमियान कोई हीनियस क्राइम करता है तो क्या उसे एक बच्चों की तरह ही उसको ट्रीट किया जाएगा? जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत ही उसकी पे कार्रवाई होगी, बाल सुधार गृह में ही 3 साल बाद उसको आज़ाद और रिहा कर दिया जाएगा? क्योंकि जुवेनाइल क्राइम तेज़ी से बढ़ रहा है और ये एक चिंता के विषय है। अब आते हैं इस पोर्शे की स्टोरी पर, जिसने हर एक को झकझोर कर रख दिया था। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता ही होगा। करीब 18 मई की बात है, रात के 11:15 बजे थे। पुणे के एक अमीर बिल्डर, रियल एस्टेट के मालिक, जिनकी करीब कहते हैं 600 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उनका एक नाबालिग बेटा अपने 10-12 दोस्तों के साथ पार्टी करने निकलता है, क्योंकि उसके पास उसके बाप ने एक नई गाड़ी दी थी पोर्शे, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ 58 लाख
इस गाड़ी की कीमत थी ऑन रोड। वो जाता है अपने बाप का वो क्रेडिट और डेबिट कार्ड लेकर जाता है, फिर वहाँ पहले एक पब में जाता है। पब में करीब वो 90 मिनट तक रुकता है, अपने दोस्तों के साथ शराब पीता है। और वो पब वाला जो कि एक माइनर को शराब नहीं परोसनी चाहिए, वो वहाँ के मैनेजर और तमाम वेटर इन तमाम बच्चों को शराब पिलाते हैं खुशी खुशी। 1.5 घंटे तक वो वहाँ शराब पीते हैं। 48,000 रुपये का बिल आता है, कार्ड से पे करते हैं कार्ड से। इसके बाद ये लोग अब वहाँ से दोस्तों का काफ़िला निकलता है। इनकी प्यास अब भी बुझी नहीं, बार बंद होने का टाइम आ गया, तो अब ये वहाँ से निकलते हैं और इसके बाद एक नामी 5 स्टार होटल में पहुँचते हैं। तब रात के करीब 12:10 हुए थे। वहाँ ये फिर से तमाम दोस्त शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद बिल देते हैं, फिर वहाँ से निकलते हैं। अब बाकी दोस्त अपने अपने गाड़ियों से, चूँकि सभी अमीर दोस्त थे, निकल गए। अब इस पोर्शे का नाबालिग अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठता है। ड्राइवर साथ था लेकिन वो पीछे की सीट पर है और इसने शराब पी रखी है। 2 और दोस्त उसी गाड़ी में इसके साथ बैठते हैं जिनको ड्रॉप करना था। गाड़ी चलती है और करीब 2:15 बजे, लगभग कहते हैं 125 से 200 किलोमीटर की रफ्तार थी। रात के करीब 2:15 बजे थे। आमतौर पर सड़क पे इतनी भीड़ होती नहीं, सन्नाटा होता है। लेकिन तभी एक जगह पर पुणे के, जहाँ रात को भी बहुत सारे लोग होते हैं, ये बेकाबू कार एक बाइक से टकराती है। उस बाइक पर एक लड़की और एक लड़का। लड़की मौके पर दम तोड़ देती है, लड़के की बाद में मौत होती है। आसपास के लोग देखते हैं इस पोर्शे कार का एयरबैग खुल जाता है, भाग सकते नहीं थे और सब वैसे भी नशे में थे। तो फ़ौरन लोग आते हैं, पीटना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग लोकल पुलिस को खबर करते हैं, पुलिस की टीम आती है और फिर इन लोगों को पब्लिक के गुस्से से बचाते हुए थाने ले जाती है। थाने जाने के बाद जो थाने के इंचार्ज थे उन्हें पता चलता है कि अरे ये तो धन्ना सेठ के बेटे हैं। फिर क्या था, नज़रिया बदल गया। थाने में 2 लोगों को कुचल कर जो आया, उसे पिज़्ज़ा और बाकी चीज़ें खिलाई जा रही हैं, कोल्ड ड्रिंक दी जा रही हैं। बाप को फ़ोन किया जाता है, बाप फ़ौरन आता है। रात के अंधेरे में सारी सेटिंग शुरू होती है। इसके बाद पुलिस ब्लड सैंपल लेती है और फिर सुबह होने के बाद जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने, और फिर ये था कि फ़ौरन वो उम्र का सबूत निकाला जाता है, बता दिया जाता है ये तो नाबालिग है। पहले तो ये बताने की कोशिश की जाती है कि ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर को समझाया जाता है कि तुम ये इल्ज़ाम अपने सर पे ले लो, तुम्हारे परिवार का पूरा खर्चा हम देंगे। लेकिन चश्मदीद सभी ने देखा ड्राइविंग सीट पर। पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल था ये केस बनाना फर्जी। तो फिर अब बच्चे का ही नाम आया, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जाता है। वहाँ पर उसे कहा जाता है 307 ऐसी शर्तें रखी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने उसे छोड़ने के लिए, और वो जो बनी थी शर्तें ज़मानत के लिए, वो बड़ी आसान सी कि रोड एक्सीडेंट और सेफ्टी पे 300 वर्ड्स के ऐसे लिख दो, जाकर यातायात नियम सीखो, 15 दिन के अंदर पेश होना, यही सारी चीज़ें, और बुरी सोहबत से दूर हो जाओ, शराब छोड़ने के लिए किसी के साथ कांटेक्ट करो, उनसे काउंसलिंग करो, और 2 लोगों का कातिल बाहर। अब लोगों को और गुस्सा आया, ये हुआ कि ये कैसे हो सकता है। तो फ़ौरन अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड पर दबाव बढ़ने लगा। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि ये कि आप पब्लिक गुस्से में है। उन्होंने कहा बोर्ड ने गलत फैसला दिया है। बोर्ड के लोगों को हड़काया। बोर्ड के लोग डर गए। उन्होंने कहा अच्छा हम अपना फ़ैसला वापस लेते हैं। फ़ैसला वापस लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे को अंदर करो। उसको बाल सुधार गृह भेज दिया कि उसकी ज़मानत कैंसिल। अब आया कि भाई कार तो बाप ने दी, बाप गुनहगार है, बाप को भी बुलाकर अंदर करो। फिर हुआ कि नौकर को ऊपर ज़बरदस्ती ये प्रेशर डाला गया था कि तुम ये कबूल करो कि तुम गाड़ी चला रहे थे। दादा को उठा लिया गया। जिस पब में दारू पी रहे थे भाई, वहाँ तुमने कैसे एक नाबालिग को शराब परोसी, उसको भी उठा लिया गया। वेटर को भी उठा लिया गया। 5 स्टार होटल में जो थे उनके भी उठा लिया गया। धीरे धीरे गिनती बढ़ती गई। और इसी सारी चीज़ों के बीच अचानक एक रिपोर्ट आती है एक हॉस्पिटल से, सुसान हॉस्पिटल। उसमें ब्लड रिपोर्ट थी कि जब ये हादसा हुआ 18-19 मई की रात, तब वो नाबालिग क्या शराब के नशे में था। चश्मदीदों ने देखा लड़खड़ा रहा है, चल नहीं पा रहा है, बुरी तरह से नशे में है। मेडिकल रिपोर्ट आती है क्या कि नहीं, ब्लड में कोई अल्कोहल नहीं मिला, उसने तो शराब पी ही नहीं। अब सभी सन्ने, ये कैसे। और कमाल देखिए कि जिस
पब में और जिस 5 सितारा होटल के बार में बैठकर ये सारे लड़के शराब पी रहे थे, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज पुलिस उठा चुकी थी और उसमें जाम से जाम टकराते हुए और पीते हुए सारी तस्वीरें कैद। तस्वीर ये बता रही है कि ये लोग शराब पी रहे हैं। अब गिलास में दूध तो पी नहीं रहे हैं, बार में बैठकर, बार में दूध तो सर्व होता नहीं है। और ब्लड रिपोर्ट ये कह रहा है कि नहीं जी, इसने तो शराब ही नहीं पी थी। अब ये करिश्मा कैसे? अपने यहाँ सब कुछ हो सकता है। तो उस दिन भी ये करिश्मा हुआ, लेकिन अब पब्लिक का प्रेशर इतना था, लोग गुस्से में थे कि अब पुणे पुलिस को भी लगा कि इज्जत तो बचानी चाहिए। इज्जत बचाने के लिए जब जांच हुई तो पता चला कि जिस ब्लड सैंपल के ज़रिए ये बताया गया कि इसने तो अल्कोहल या शराब पी नहीं थी, वो उसके फादर के तो डीएनए से मैच ही नहीं किया, यानी कि वो खून ही किसी और का था। अब ये कैसे हुआ? तो फिर ये पता चला कि इसमें एक और कल्प्रिट, एक लड़का जिसने सारी हदें पार कर दी। माँ बाप की गलती है, परवरिश की। कमाल देखिए, उसी को बचाने के लिए पूरा फैमिली एकजुट है। अब एक नया कैरेक्टर घर में, बाप दादा ये सब तो थे ही पहले से, अब माँ की एंट्री होती है। पता चला कि जिस रात ये हादसा हुआ उसके बाद से ही पुलिस वालों के साथ मिलकर अब ये सेटिंग शुरू हो गई कि कैसे इस बच्चे को इन चीज़ों से बाहर किया जाए। तो ये हुआ कि भाई ब्लड सैंपल तो लेंगे, क्योंकि जांच होगी अल्कोहल है कि नहीं है। सुबह सुबह माँ हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। डॉक्टर के साथ सेटिंग हो चुकी थी। डॉक्टर कहता है कि ठीक है, ब्लड रिपोर्ट में दे दूंगा, लेकिन ब्लड कौन सा लाऊं? माँ कहती है मेरा ही खून है, मेरा ही खून ले लो। माँ अपना खून देती है सैंपल के तौर पर। अब जाहिर सी बात है, माँ ने तो शराब पी नहीं थी। डॉक्टर साहब जांच करते हैं, अब उसमें कहाँ से अल्कोहल निकलेगा? माँ के खून की रिपोर्ट बेटे की बताकर डॉक्टर पुलिस वालों को दे देते हैं। अब जब ये पता चला तो फिर डॉक्टर साहब की भी शामत आई। डॉक्टर के गिरेबान पर हाथ गया तो पता चला कि बाप ने 50 लाख रुपए में डील किया था, क्योंकि इस एक्सीडेंट में उस बच्चे को बचाने का एक ही तरीका है कानून की नज़र से, और वो ये कि ये साबित हो जाए कि उसने शराब नहीं पी थी। फिर तो लापरवाही का केस है, उसमें कुछ होना नहीं है। डॉक्टर साहब ने भी मुंह खोल कर कहा कि बिल्कुल बदल जाएगा, कौन सा पहली बार कर रहा हूँ, अपने यहाँ तो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन 50 लाख रुपए लगेंगे। थे 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक, 50 लाख रुपए उसके लिए क्या मायने रखता है? उसने कहा डॉक्टर साहब ये लो। डॉक्टर साहब को 50 लाख रुपए में ख़रीदा गया। माँ ने अपना खून दिया, बेटे का खून किनारे हो गया। रिपोर्ट आई, नो अल्कोहल, नो शराब। अब आप बताइए, जब ये सच्चाई सामने आई तो अब घर के नाबालिग का पिता, दादा, ये तो पहले ही शिकंजे में थे। अब माँ की भी बारी आई। माँ को भी पुलिस ने पकड़ा, माँ भी पहुँच गई जेल में। अब सभी जेल में एक एक कर कुल 11 लोगों को इसमें पकड़ा गया, शराब परोसने वाले से लेकर तमाम लोगों को। और उसके बाद इस नाबालिग की एक आंटी, एक मौसी बॉम्बे हाई कोर्ट पहुँच गई। उन्होंने कहा देखिए, हमारे देश का जो कानून है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उन सारी चीज़ों का हमारे इस बच्चे के साथ गलत इस्तेमाल किया गया है। कानून कहता है कि 18 का हुआ नहीं और इसको आपने यहाँ जेल में भेज दिया, उसके दिमाग पे बहुत असर पड़ा, बहुत सदमे में है, डरा हुआ है। हाई कोर्ट में ये मामला पहुँचा और बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, कई इंपॉर्टेंट बात कही। उसने कहा देखिए, वो बच्चा सदमे में है और आपने कैसे उसको अरेस्ट किया। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने जब पहली बार उसको छोड़ा था तो फिर उसको दोबारा पकड़ने और उसके लिए क्या कोई कंप्लेंट दी गई, क्या किसी कोर्ट से इजाज़त ली गई? नहीं जी, लोअर कोर्ट तक से नहीं ली गई। आपने सिर्फ दबाव में आकर उठा के उसको अंदर कर दिया। और बच्चा है और कानून ये कहता है कि उसके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए, तो उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, बाकी चीज़ों की ज़रूरत है। तो ये हिरासत गिरफ्तारी उसके लिए सही नहीं है, तो इसलिए उसको रिहा कर देंगे। 25 जून को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 लोगों को शराब के नशे में 2.5 करोड़ की अपनी गाड़ी से कुचलने के आरोपी सिर्फ 4 महीने बाद जो 18 साल का होने वाला था, जो नाबालिग से बालिग होने वाला था, वो रिहा हो गया। अब जब मेन एक्यूज रिहा हो गया तो फिर बाकी की क्या है? धीरे धीरे वो सब भी बाहर आएंगे और फिर एक और केस इसी तरह रहेगा। अब उन 2 लोगों से पूछे जो एक रईसजादे की कार के पहियों तले
कुचल कर वक्त से पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए, वो लड़का और वो लड़की। और उनके पेरेंट्स से पूछे, उनके माँ बाप से पूछे, सदमा इस नाबालिग को लगा इसे आपने छोड़ दिया। उन्हें तो पूरी ज़िंदगी का ज़ख्म मिला है। जवान बच्चों की मौत क्या होती है किसी पेरेंट्स से पूछे, वो क्या करेंगे? उन्हें कहाँ इंसाफ मिला? अब यही वो सवाल है कि इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार गुनहगार कौन है? हमारा सिस्टम, कानून, जुवेनाइल एक्ट, या निर्भया के वक्त जो बाद में हमने बड़े बड़े दावे और सारी चीज़ें कही थी उसको पूरा न कर पाना। और सबसे बड़ी बात जो सोचने वाली है कि हमारे देश में हिट एंड रन केस में ये जो रोड पे एक्सीडेंट होता है और ख़ास तौर पर जो शराब के नशे में गाड़ियाँ चलाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादातर नाबालिग और रईस बिगड़ैल बच्चे होते हैं, कितनों को आज तक सज़ा मिली? उठा कर देख लीजिए, याद भी नहीं होगा क्योंकि गिनती के लायक ही नहीं है, सज़ा होती ही नहीं है। तो फिर क्या होगा? यही होगा कि आज पुणे था, कल कोई और शहर होगा, कोई रोज ऐसी फिर कोई खबर सुनने को मिलेगी, फिर हम लोग भी कुछ और ऐसी बातें करेंगे, फिर सब भूल जाएंगे। काश ऐसा ना हो। तो कहानी में आज इतना ही, लेकिन कहानी का सिलसिला ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मोहित, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे मोहित। और ये भेजा है विभू प्रसाद जी ने, उनके बेटे हैं मोहित। साथ ही बबलू सिंह देवल अजोदर, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे बबलू सिंह जी। और ये भेजा है दलपत सिंह सोलंकी ने। साथ ही नौरीन अलसबा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नौरीन। और ये भेजा है आसिफ अली ने, उनकी वाइफ हैं नौरीन। कुंदन यादव, थैंक यू सो मच। प्रशांत कुमार मेरठ से, थैंक यू सो मच, और आप हमेशा खुश रहें। सुनील चरण, थैंक यू सो मच। इसके अलावा देशराज मीना एक कहानी की फरमाइश की है। धूप सिंह, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है, जल्दी वो पूरी होगी। तो आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।